नमस्कार। आज भारत के एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपना पहला 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट रिलीज़ कर रही है। आज इतना बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक लैंडमार्क है। जैसा हम सबको पता है कि किसी भी देश के विकास में शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान करती है। आज जो सारे देश जिन्हें हम डेवलप कंट्रीज़ मानते हैं, जिनको हम विकसित देश मानते हैं, अगर हम उनका इतिहास देखने जाएं तो ये वो देश है जिन्होंने पिछले 50 साल से, पिछले 100 साल से अपने हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी है। तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो फ्रांस हो, इन सब देशों ने अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी और इसलिए आज ये दुनिया के विकसित देश कहलाते हैं। पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, हर साल दिल्ली के बजट में शिक्षा का बजट सबसे बड़ा होता है। 25% दिल्ली का बजट हर साल एजुकेशन पे लगता है और इस बजट की वजह से हमने पिछले 8 सालों में देखा है कि चाहे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी हो, जो हम बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और हमने देखा है कि किस तरह से पिछले 3 साल में लाखों बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। हमने ये भी देखा है कि जो भारत के कन्वेंशनल एजुकेशनल बेंचमार्क्स हैं, उनमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। पिछले 5 साल से जो सीबीएसई के क्लास 12 के एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स हैं, उसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। 2018 से आज तक हर साल 90% से ज़्यादा रिज़ल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रहा है। इस साल भी जब सीबीएसई का 12वीं का रिज़ल्ट आया है तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट ना सिर्फ सीबीएसई की नेशनल एवरेज से बेहतर है, बल्कि देश भर के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिज़ल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आया है। देश भर के प्राइवेट स्कूलों का रिज़ल्ट 87.95% आया, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट 91.59% आया, प्राइवेट स्कूल से काफ़ी आगे। लेकिन शिक्षा सिर्फ मार्क्स नहीं होती है और हमने देखा है कि अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखने जाइए तो सबसे ज़्यादा ज़ोर, जिसे हम कहते हैं रोट लर्निंग या रट्टा मारने पे होता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एग्ज़ाम देने का मतलब है कि जिसने ज़्यादा अच्छा रट्टा मारा उसको ज़्यादा नंबर आते हैं। और यही कारण है कि जो भारत में, पूरे देश में जो हमारे हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग लेते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम पर, एग्जिस्टिंग एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पर और उनसे आने वाले मार्क्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मार्क्स तो सिर्फ रोट लर्निंग या रट्टा मारने के आधार पर आते हैं। लेकिन अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो जो बच्चे हमारे स्कूलों से निकल रहे हैं उन्हें सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक्स के 50 पन्ने में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे बहुत ज़्यादा कुछ आना ज़रूरी है। खास करके आज के दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर बच्चे के हाथ में, हर इंसान के हाथ में एक फ़ोन है,
जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको मिल सकती है। तो एक शिक्षा व्यवस्था का क्या पर्पस है? एक शिक्षा व्यवस्था का पर्पस है कि हम ऐसे लड़के लड़कियाँ अपने एजुकेशन सिस्टम से निकालें जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, जो अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकते हैं, जो एनालिसिस कर सकते हैं, जो दुनिया में आसपास उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें से क्या सही है क्या गलत है उसको आंक सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए दिल्ली ने ये एक लैंडमार्क शुरुआत की है जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। 2018 में जब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बना था और इसकी शुरुआत हुई थी, 2021 में हमारा जब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद, जो ना सिर्फ दिल्ली और भारत में जाना जाता है पर वर्ल्ड का सबसे फेमस जो बोर्ड है IB, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, 2021 में हमने IB के साथ MOU किया और उस MOU के आधार पर जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसका सारा करिकुलम भी बनाया गया और उसका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया गया। हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हमने एक छोटी शुरुआत करी है जहाँ पे हमारे 20 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं। इस साल 20 स्कूलों में 10th और 12th का जो रिज़ल्ट है वो DBSC से आया है। आने वाले साल में जो नेक्स्ट ईयर होगा 50 स्कूल टोटल अफिलिएट हो जाएंगे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए और हम DBSC को ओपन करेंगे प्राइवेट स्कूल्स की एफिलिएशन के लिए भी और दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स DBSC से एफिलिएट होना चाहते हैं। तो इस साल हमारे यहाँ 10th स्टैंडर्ड में 1594 स्टूडेंट्स DBSC में अपीयर हुए हैं सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए और 672 स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में अपीयर हुए हैं DBSC के एग्ज़ाम के लिए। जो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में अपीयर हुए हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो सब स्टूडेंट्स ने लिए हैं, जिसमें शामिल हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड डिजिटल डिज़ाइन। सो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इनको सारे हमारे 1594 स्टूडेंट्स ने लिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हैं वो 9th स्टैंडर्ड से ही स्पेशलाइजेशन हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो इन 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के अलावा DBSC ने कई और सब्जेक्ट्स में भी एग्ज़ाम लिया है, जिसमें शामिल है वर्ल्ड ऑफ वर्क, सिस्टम्स एंड सोसाइटीज़ जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स ने दिया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, डिज़ाइन एंड कॉमर्स जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के स्टूडेंट्स ने लिया है, जिसमें शामिल है एडवांस्ड मैथ्स एंड एडवांस्ड साइंस जो STEM के स्टूडेंट्स ने लिया है और जिसमें मीडिया, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जैसे कोर्सेज शामिल हैं जो हमारे परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने लिया। सो कुल मिलाकर 1594 स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम्स लिए हैं। 12th स्टैंडर्ड में इस साल सिर्फ एक स्ट्रीम ने DBSC से अपना एग्ज़ाम दिया है, वो है STEM, जिसमें शामिल है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जो हमारा DBSC का एग्ज़ाम है और जो हमारा DBSC का असेसमेंट है ये बाकी बोर्ड एग्ज़ाम से कैसे अलग है? सबसे पहली बात, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स का सिस्टम देखिए तो बोर्ड एग्ज़ाम साल में एक बार होते हैं और 3 घंटे के एग्ज़ामिनेशन पर बच्चे का पूरा फ्यूचर निर्धारित हो जाता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीमार हो जाए, किसी को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, किसी कारणवश वो अपना एग्ज़ाम नहीं ठीक से दे पाता बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। और फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि एक साल ड्रॉप करके फिर से हमें एग्ज़ाम लेना पड़े क्योंकि हमारा सिर्फ एक दिन हम अपनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए और अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DBSC के 2 टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर
दोनों के नतीजे एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स में जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है उसमें शामिल होते हैं। दूसरी बात, साल भर में जो स्टूडेंट्स काम करते हैं और जो उनका प्रोजेक्ट वर्क होता है उसको भी DBSE के रिज़ल्ट्स में शामिल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है DBSE का बाकी सब बोर्ड एग्ज़ाम से, कि ये असेसमेंट जो है सिर्फ एक सिंगल एंड ऑफ ईयर 3 आवर एग्ज़ाम्स पे आधारित नहीं है। ये ईयर लॉन्ग असेसमेंट है और बच्चों की साल भर में उन्होंने जो परफॉर्म किया है उसके आधार पर हम असेस करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस, जो दूसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हमारे DBSE के एग्ज़ाम्स में जो अलग है, कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं ये एग्ज़ाम रोट लर्निंग के आधार पर नहीं होता। हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसके आधार पे स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स में सिर्फ सिलेबस बेस्ड असेसमेंट नहीं है, क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट है। तो कोई भी मैथ्स का एग्ज़ाम होगा उसमें क्राइटेरिया है, नंबर 1 नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स, एंड नंबर 3 अप्लाइंग मैथमेटिक्स इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। उसी तरह से सोशल साइंसेस, जो एक बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब में तो बढ़िया से रट्टा मार के हमें एग्ज़ाम देना है, जितना अच्छा रट्टा मारेंगे उतना अच्छा हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा। DBSE में सोशल साइंसेस में 4 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 नोइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, नंबर 1 knowing and understanding, number 2 investigating, number 3 communicating, number 4 thinking critically। और मैं आज एक सोशल साइंस का एक एग्ज़ाम पेपर लेकर भी आई हूँ आपके पास, और कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने रखूँगी कि किस तरह से DBSE ने बहुत अलग तरीके से असेसमेंट किया है। DBSE में सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। सो ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे शेयर करूँगी, ये लेबर मार्केट्स एंड इकोनॉमी पर एक चैप्टर है और टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट से ये नहीं पूछा जाता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। इसमें 2 केस स्टडीज़ दी जाती हैं स्टूडेंट को। केस स्टडी ऑफ रमा वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM, गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, शी गेट्स PF, शी डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, शी गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर। फिर कहते हैं कि रमा का नेबर है विनोद इज रमाज नेबर, ही इज़ अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाई ग्रोसरी स्टोर, ही हैज़ नो पेड लीव और हॉलीडेज। दोनों के कामों का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और फिर स्टूडेंट से पूछा जाता है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडीज ऑफ रमा एंड विनोद, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट देयर वर्किंग कंडीशंस एंड आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन विच दे आर बोथ वर्किंग। तो अगर स्टूडेंट एग्जाम में रट कर आता है तो वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। दूसरी बात, सोशल साइंस का एक और विषय इतिहास, जहाँ पर भी हम कन्वेंशनली ये मानते हैं कि 5 नंबर का सवाल है तो 5 पॉइंट का आंसर देना है, 10 नंबर का सवाल है तो हमें 10 पॉइंट का आंसर देना है, 1 पन्ना भरना है, 2 पन्ने भरने हैं, तभी अच्छे नंबर आते हैं। यहाँ पर यूरोपियन हिस्ट्री के एक सवाल में फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सेक्शन है वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि नेपोलियन ने क्या किया क्या नहीं किया, ये पूछा जाता है that through the civil code of 1804 Napoleon had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more efficient. Do you agree with this statement? Yes or no? और yes or no में आपकी जो भी राय है आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कारण बताइए। तो स्टूडेंट से ये नहीं पूछा जाता कि आप 20 पॉइंट का आंसर लिखिए, 10 पॉइंट का आंसर लिखिए। स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप एनालिसिस के आधार पे कुछ सही और गलत नहीं है, आप जो इतिहास में हुआ उसको समझिए,
अपनी समझ बनाइए, एनालिसिस करिए और अपना जवाब लिखिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कुछ ही उदाहरण है, हम और भी डिटेल उदाहरण अपनी जो DBSC की वेबसाइट है उस पर हम शेयर करेंगे कि किस तरह से ये बहुत ही अलग प्रकार से असेसमेंट हुआ है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चेंज है, तो हमने 2 इम्पॉर्टेंट अभी तक चेंजेस बताए। नंबर 1 कि नो सिंगल एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम। नंबर 2 असेसमेंट रोट लर्निंग के आधार पर नहीं है। और तीसरी बात, जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ये ग्रेड पॉइंट एवरेज के आधार पर होगा। 8 लेवल्स का अलग अलग ग्रेड पॉइंट एवरेज होंगे और इस बार के रिज़ल्ट में 6 और 7 हमारे 2 हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को मिले हैं। अब फाइनली जो हमारे क्लास 10 और क्लास 12 का रिज़ल्ट है, इस बार 1582 स्टूडेंट्स ने दोनों अपने एंड टर्म एग्ज़ाम्स दिए। 776 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7, ये 776 स्टूडेंट्स को मिले हैं। हमारी क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज है 3। 8 ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज तक नहीं पहुंच सके हैं, उनके लिए 1 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। ये है हमारे क्लास 10 का रिज़ल्ट। हमारे क्लास 10 में 1582 स्टूडेंट्स ने अपने दोनों सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिए हैं। 776 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7 उनको अचीव किया है। एंड 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज जो 3 है वो उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। इन स्टूडेंट्स को 1 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री टेस्ट दिया जाएगा। अब हमारे क्लास 10 के टॉपर्स, हमारी क्लास 10 के स्टेम टॉपर हैं अंश बंसल जो SOSC शालीमार बाग से हैं। अंश बंसल को 7 ग्रेड पॉइंट एवरेज मिला है और अगर हम इसे ट्रांसलेट करें इनटू परसेंटेज, क्योंकि हमने इस बार उनका परसेंटेज इक्विवेलेंस भी कैलकुलेट किया है, तो 97.2% पे ये हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टेम के टॉपर हैं। इनका ग्रेड है 7 ग्रेड पॉइंट एवरेज। हमारी ह्यूमैनिटीज़ की 10th स्टैंडर्ड की टॉपर हैं आंचल तंवर जो SOSC सेक्टर 22 द्वारका से हैं। इनका ग्रेड पॉइंट एवरेज है 6 और ये एक इक्विवेलेंट परसेंटेज होगा 92.625%। 92.625%। हमारे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के टॉपर हैं सरगुन शर्मा। ये पढ़ रही हैं हमारे SOSC सेक्टर 19 द्वारका में और इनका ग्रेड पॉइंट एवरेज है 6 जो ट्रांसलेट कर रहा है इक्विवेलेंट परसेंटेज में 89.5%। हमारे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के टॉपर हैं खुशी चौधरी जो SOSC सेक्टर 11 रोहिणी से हैं। उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज है 6 जो इक्विवेलेंट परसेंटेज में ट्रांसलेट करता है 93.625%। तो ये था हमारा क्लास 10 का रिज़ल्ट। हमारा क्लास 12 का रिज़ल्ट 668 स्टूडेंट्स ने दोनों हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिए हैं। 299 स्टूडेंट्स ने जो हमारे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस हैं 6 और 7 वो अचीव किए हैं और 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा क्वालिफाइंग ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA जो है 3 उसको अचीव नहीं किया है। उनकी सप्लीमेंट्री असेसमेंट 1 महीने बाद होगी। और इंटरेस्टिंगली हमारे क्लास 10 में तो 4 स्ट्रीम्स हैं पर क्लास 12 में इस साल एक सिंगल स्ट्रीम है। और क्लास 12 में हमारी जो स्ट्रीम है STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हमारे टॉपर हैं मोहम्मद फरहान फ्रॉम SOSC कालका जी जिनका 7 ग्रेड पॉइंट एवरेज है और इनका इक्विवेलेंट परसेंटेज है 97%। नंबर 2 पे है
SOSE खिचड़ीपुर के श्याम कुमार, अगेन ग्रेड पॉइंट 7, एंड थर्ड पोजीशन पे हैं, एक्चुअली सेकंड पोजीशन पे एग्जैक्टली सेम परसेंटेज के साथ उज्ज्वल प्रताप फ्रॉम सेक्टर 23 रोहिणी एंड शिम्पी फ्रॉम सेक्टर 23 रोहिणी। जैसा मैंने कहा, आज का ये DBSE का रिज़ल्ट हमारे देश के एजुकेशन रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक नई एजुकेशन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप क्लासरूम में कितने भी इनोवेटिव तरीके से पढ़ाइए, लेकिन आखिरकार बच्चे वैसे ही पढ़ते हैं जैसा बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो जो एक नए एग्ज़ामिनेशन और असेसमेंट की तरीके की शुरुआत है, ये एग्ज़ाम और ये असेसमेंट आने वाले समय में ना सिर्फ दिल्ली की पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेगा। और इन सभी बच्चों को जिन्होंने आज DBSE में क्लास 10 और क्लास 12 का इतना शानदार रिज़ल्ट अचीव किया है, इन सभी बच्चों को और इनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की सारी टीम की, कि उन्होंने पिछले 2 सालों में जो इनोवेटिव काम किया है और जो हाई स्टैंडर्ड्स के साथ ना सिर्फ एग्ज़ाम पेपर्स बनाए हैं, बल्कि पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए और हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ एग्ज़ाम्स करवाए हैं और उन्हीं एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट सामने रखे हैं। आज मेरे पास भी इन बच्चों का रिज़ल्ट तभी आया जब ये रिज़ल्ट DBSE के वेबसाइट पर रिलीज़ हो गया। इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को DBSE ने अपनाया है और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के और चाहे देश भर के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स DBSE से एफिलिएट होंगे। थैंक यू। हमारे 12th में 668 स्टूडेंट्स ने दोनों एग्ज़ाम्स दिए अपने फर्स्ट सेमेस्टर से। वैसे 672 थे, पर उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो इसलिए माना नहीं जाएगा कि 668 स्टूडेंट्स ने आपके एग्ज़ाम दिए और 299 स्टूडेंट्स के एवरेजेस जो 6 और 7 है वो आए। अभी आपने स्कूल में जी साल 2023 299 स्टूडेंट्स के आपके हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेजेस जो 6 और 7 है वो आए। अभी आपने स्कूल में जी साल 2023 और 24 का जो सत्र होगा, इसमें कितना और सत्र होगा, इसमें कितना और स्कूल में लागू होगा? देखिए, आने वाले सत्र में तो जितने अभी के स्कूल हैं उतना ही लागू होगा, लेकिन इस साल 9th और 11th में हमारे SOSEs जो नए हैं वो इसमें ऐड होंगे और DBSE के कुछ और जो स्कूल्स हैं जो हम इस साल से शुरुआत कर रहे हैं, स्कूल्स ऑफ अप्लाइड लर्निंग, वो भी शामिल होंगे। तो इस साल 9th और 11th का असेसमेंट DBSE तकरीबन 50 स्कूलों में लेगी। स्टूडेंट का टारगेट आपका क्या है? क्या आपको ऐसा है कि नई बच्चों को टारगेट करना है या फिर नहीं, धीरे धीरे तो हम सारे अपने स्कूलों को DBSE में लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस भी पढ़ के सुनाए अपने जो हमारे एग्ज़ाम पेपर्स के हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, इसके लिए क्लासरूम टीचिंग हम कैसे कर रहे हैं उसको चेंज होना ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक्स चेंज होना ज़रूरी है। तो हम इस रिफॉर्म को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि एक स्लो और स्टडी तरीके से ये रिफॉर्म पूरी दिल्ली में इंट्रोड्यूस हो। तो 30 स्कूल अभी हैं, आने वाले साल से 9th और 11th में 50 स्कूल हो जाएंगे और एक बार ही हमारे सारे सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएं, उसके बाद हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और देश भर से भी अगर कोई प्राइवेट स्कूल अफिलिएट होना चाहें वो DBSE से अफिलिएट हो। जैसी उनकी मर्ज़ी है, अगर वो चाहें तो वो हमें रीच आउट करके अफिलिएशन ले सकते हैं। ये एक्चुअली रिज़ल्ट थोड़े बाकी अलग है बाकी उससे। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि कितने बच्चों ने क्लियर किया? 10th में 8 बच्चे ऐसे थे आउट ऑफ 1582 जिन्होंने क्लियर नहीं किया और 12th में
3 ऐसे बच्चे हैं आउट ऑफ 668 जिन्होंने क्लियर नहीं किया। जो सीबीएसई का रिजल्ट आया उसको लेकर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 2015 के बाद से जो 10वीं का रिजल्ट है उसमें लगातार गिरावट आ रही है और काफ़ी बड़ी गिरावट थी। तो क्या इसका जवाब होगा, क्योंकि आपने ये कहा है कि रिजल्ट दिन प्रतिदिन बढ़िया हुआ है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पहले तो मेरे 2-3 सवाल हैं उनसे। सबसे पहली बात, क्या उनमें और उनकी किसी भी राज्य सरकार में ये हिम्मत है कि वो सीबीएसई का एग्ज़ाम दिलवाएं अपने बच्चों को? कि सीबीएसई जिसका स्टैंडर्ड देश भर में जो स्टेट बोर्ड्स माने जाते हैं आज के दिन के, उनसे बेहतर है, उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी से और प्रोसीजर से जहाँ पे एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देती हूँ कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने हर स्कूल को सीबीएसई से एफिलिएट किया हुआ था, क्या वो कर सकते हैं क्या? तो फिर हम एक्चुअली कंपैरिजन कर पाएंगे कि किस तरह से बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का क्या रिजल्ट है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के स्कूल्स का क्या रिजल्ट है। पहली बात। दूसरी बात, सीबीएसई देश भर में 90% जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वो सरकारी स्कूल्स नहीं हैं, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं। दिल्ली सरकार को छोड़ के सिर्फ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो सीबीएसई एफिलिएटेड है। अगर आप इस साल का 12th का रिजल्ट देखिए, पूरे देश भर में 12th का रिजल्ट पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर आया है, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे सीबीएसई के नेशनल एवरेज से 4% ज़्यादा हैं। और ना सिर्फ सीबीएसई नेशनल एवरेज से, देश भर के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आया है। मैंने अभी जैसे पहले भी बताया, प्राइवेट स्कूलों का देश भर में पास परसेंटेज है 87.95 और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का पास परसेंटेज है 91.59%। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल आज भी देश भर के सरकारी स्कूल क्या, देश भर के प्राइवेट स्कूल से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब सचदेवा जी थोड़ा अपना डेटा भी देखना सीख लें तो बढ़िया रहेगा कि वो लास्ट ईयर के 10th का रिज़ल्ट देखें और इस साल के 10th का रिज़ल्ट देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इस साल के 10th का रिज़ल्ट हमारा पिछले साल से 4% ज़्यादा है। लेकिन अगर उन्हें डेटा देखना नहीं आता तो दिल्ली के एसओएसईज में डीबीएससी में एक डेटा एनालिसिस पे एक कोर्स भी है, वो चाहे तो हम एज अ स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशल स्टूडेंट उनको इनरोल करवा सकते हैं और कि आने वाले समय में वो डेटा और मैथमेटिक्स को बेहतर समझ पाएँ। आपसे सवाल है, तो आपको बताया कि आप लोगों ने पहले सीरीज में कर ली है, लेकिन इसका एक सवाल है कि शुक्रवार को एक रिलीज आई थी जिसमें कहा गया था कि अधिकारी जो हैं वो नहीं पहुंच रहे और फोन से भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं, क्या सोमवार को क्या स्थिति है? क्या उन अधिकारियों से फोन पे या वो ऑफिस आए या फोन पे संपर्क हो पाया? ओवरऑल भी क्या स्थिति है? ओवरऑल क्या स्थिति? देखिए, दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी जो काम पर नहीं आ रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उनको शो कॉज नोटिस इशू किए जाएंगे। लेकिन ये स्थिति कम ही अधिकारियों की है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, मैं तो कहूँगी तकरीबन ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली सरकार के हैं, पूरी एफिशिएंसी के साथ और बेहतर एफिशिएंसी के साथ और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आदेश का पालन करते हुए अब अपना कार्य कर, पूरा जो उनकी कार्यवाही है वो कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी।